सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं, ऑपोजिशन को उसके हाल पर छोड़ दें। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का सियासी कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, जाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती, महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है। 2.5 साल गुजर गए, अब सबको पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। महंगाई को कंट्रोल करना और अवामी मफाद के मंसूबे मुकम्मल करना पहली तरजीह है। उनका यह भी कहना था कि मुश्किल मौशी हालात गुजर चुके, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। मरियम नवाज ने एक रोज बाद खामोशी तोड़ दी, पीडीएम इख्तिलाफात पर वजाहती ट्वीट दाग दिया। लीगी रहनुमा का कहना था कल का दिन बड़ा बुरा नहीं था, जानते थे क्या और क्यों हो रहा है। वजीर आजम का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है और नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटों में इजाजत दे सकते हैं। पासपोर्ट जारी करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत की जानिब से यह पेशकश की गई है। जबकि वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि नून लीग में 2 सियासी सोच के ग्रुप हैं और वो खानदान के अंदर ही मौजूद हैं। इस्तीफे ना देकर पीपल्स पार्टी ने सियासी फैसला किया। आसिफ जरदारी ताश छाती के साथ रखकर खेलते हैं। वजीर दाखिला ने अपोजिशन जमातों को पार्लियामेंट में वापस आकर इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बनने की भी तजवीज़ दी। ठंड के रोजे गुजरेंगे, सियासत में सुकून आया है। और इसी सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं तैमूर तालपुर। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा कि पीडीएम का इजलास जो हुआ उसमें जो कुछ हुआ, इससे सबसे ज्यादा खुश तो हुकूमत ही है और ये बात तो इब्तिदा से ही ज़ेरे गर्दिश थी कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के खिलाफ है। तो जब आप जमातें इब्तिदा से ही एक पेज पर नहीं थी तो ये इत्तेहाद किस काम का, और क्या अब इस सब के बाद पीडीएम का किस्सा तमाम ही समझें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए जी, आपकी बातों में बहुत तसाद है। जहाँ तक बात है पीडीएम की, तो पीडीएम इंटैक्ट था और पीडीएम अभी तक इंटैक्ट है और इंशाल्लाह ताला इंटैक्ट रहेगा। कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें हमने ऐसी कहीं जो हम ना कर सके, कौन सी ऐसी बातें हमने कहीं जिन पे हमने वादा वफा ना किया। तो हम तो हर बात पे एक ही पेज पर थे, हम अभी भी एक ही पेज पर हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर आप बात करते हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया इस्तीफों का, तो इस्तीफे तो पहले ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि ये इस्तीफे एटम बॉम्ब हैं। एटम बॉम्ब्स कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन देयर इज नो अदर वे आउट। तो हमारे पास बहुत से बेहतर रास्ते हैं। वी आर देयर सिटिंग राइट नाउ एंड आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि हम इस इत्तेहाद को कायम रखेंगे। बहुत से रास्ते हैं। आज हमारे पास इतने मेंबर्स अवेलेबल हैं जो हम चाहें तो नो कॉन्फिडेंस कर देंगे। पहला जो नो कॉन्फिडेंस किया है इमरान खान ने खुद की अपने ऊपर, ये पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि कोई अपने आप पे अदम एतमाद करता है। अनलॉफुल था, इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। We can break that up. We have enough numbers to bring up. आइएगा कि पीडीएम इजलास में आप लोगों को इस्तीफों से मुतालिक हतमी फैसले के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन दी गई है। साथ ही सिंध असम्बली से इस्तीफे ना देने का ऑप्शन भी रखा गया है कि आप लोग कौमी असम्बली से मुस्ताफी हो जाएं और सिंध असम्बली से ना हो। तो क्या ये ऑप्शन काबिल कबूल है आप लोगों को? जनाब आली, थोड़ा इस पे आपको भी सोच विचार करना चाहिए और हमें भी करना चाहिए कि आपका सवाल क्या है और हमारा क्या है और हमारा जवाब क्या होना चाहिए। इस पे हमारी ऑप्शन नहीं है सिंध हुकूमत। हम नहीं चाहते कि कोई हुकूमत रहे। हमारे जो इस्तीफे ना देने का मकसद है उसमें बिल्कुल भी कहीं भी सिंध हुकूमत किरदार नहीं है। यस, ऑफ कोर्स, हमें कहा गया है कि आप सिंध हुकूमत रखें, आप नेशनल असेंबली और सेनेट से इस्तीफे दे दें। पर क्यों दें, किस चीज के लिए दें, किस रीजन के पीछे दें? हम जब इस्तीफे देंगे, सिंध हुकूमत का जो ऑप्शन है कि रखें, चले, हमें तो खैर सिंध हुकूमत को कोई ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मैं कह रही है कि ये काम मत करो। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब या जरदारी साहब, हमारे साथ कोई भी ऐसा इशू नहीं कि हम हुकूमत रखना चाहते हैं। दिस इज टोटली तैमूर साहब, अगर पीडीएम इत्तेहाद से
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलग कर दिया जाता है और बाकी 9 जमातें लॉन्ग मार्च का ऐलान करती हैं, तो लॉन्ग मार्च से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या होगी? क्या न्यूट्रल रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जी, ये तो एक सुनहरा ख्वाब है जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नियाजी ओवरडोज में सोचता है, या ये वो सवाल है जो पीटीआई और उसके कुछ जो रह गए हैं इत्तेहादी वो सोचते हैं। प्लीज़ इस चीज़ को गौर से याद रखिएगा, कीप इट इन माइंड। पीडीएम एक है, पीडीएम एक रहेगी। ऑफ कोर्स इट्स नेचुरल, 11 जमातें हैं, 11 जमातों में हर किसी का अपना बयानिया होता है, हर किसी का अपना एक तरीक़ेकार होता है, हर कोई अपनी सोच, अपने आइडियाज़ देता है। अगर आप कंपेयर करते हैं सारी लीडरशिप को, तो देन प्लीज़ आई वुड आस्क यू अ क्वेश्चन राइट नाउ कि क्या कोई आसिफ अली जरदारी साहब से ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी है? क्या कोई इसके मुकाबले का सियासतदान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वो शख्स है जिसने एक डिक्टेटर को, एक सिटिंग प्रेसिडेंट को, जो कि फौज की वर्दी में था, वाज अ जनरल as well as a president at the same time, sitting in the presidency in Islamabad, उसको ऐसे धो निकाला, उसको ऐसे बाहर कर दिया कि किसी को इस बात पर कोई। ठीक, तैमूर साहब आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेटर मरीना इकबाल 8 बरस खेल के मैदान में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने के बाद अब क्रिकेट कमेंट्री से वाबस्ता हैं। उन्हें पाकिस्तान की पहली खातून क्रिकेट कमेंटेटर होने का एजाज भी हासिल है। इस बारे में बात करेंगे मरीना इकबाल आज हमारी गेस्ट है। मरीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि खेल के मैदान में आपने भरपूर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं और अब आप कमेंट्री कर रही हैं, तो कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस है कमेंट्री करना और उन लोगों के बारे में कमेंट्री करना जो लोग इस वक्त खेल के मैदान में? ऐसा होता है कभी कि आप ये समझें कि आप खेल के मैदान में जाएं और ये जो खेल है इसको बचाया जा सके, जिस टीम को आप सपोर्ट कर रही हैं? बिल्कुल डिफरेंस तो होता है। ऑब्वियसली जब खेलती थी वो एक अलग एक्सपीरियंस था, पाकिस्तान को ऑन द फील्ड रिप्रेजेंट करना, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना वो टोटली डिफरेंट है। प्रेशर थोड़ा कम होता है, मैं ये समझ सकती हूँ प्लेयर्स के हवाले से, क्योंकि जब खेल रहे होते हैं तो काफ़ी प्रेशर होता है गेम का। लेकिन कमेंट्री की भी अपनी टेक्निक्स हैं, उसका भी एक टोटली डिफरेंट फील्ड है जिसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन उसमें से एक को चूज़ करना कि कौन सा ज़्यादा है वो कहना मुश्किल होता है। अच्छा मरीना, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, ख्याल आपको कैसे आया? पाकिस्तान की तो आप पहली कमेंटेटर हैं, तो आपने किसको आइडियलाइज किया था और सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलना जब छोड़ूंगी तो उसके बाद में ऐसा बनूंगी? शौक़ मुझे बचपन से था, क्योंकि जब मैं अपने लॉन में खेलती थी क्रिकेट तो मैं अपने दिमाग में ही जो है वो साथ साथ कमेंट्री भी कर रही होती थी। लेकिन जो मुझे एक्चुअली हिट किया वो 2017 में मैं इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेल रही थी और मैं इंटरव्यू देने गई थी मेल जोन्स को, जो कि काफ़ी एक रिनाउंड ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर हैं जो मुझे काफ़ी पसंद भी थी। उनको जब मैंने इंटरव्यू दिया और मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी विमेन कमेंटेटर्स हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से, इवन इंडिया से, लेकिन पाकिस्तान से कोई भी नहीं है, तो एट दैट मोमेंट मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं रिटायर होंगी तो मैं कमेंट्री की फील्ड को परस्यू करूँगी। ठीक है मरीना, ये भी बताइएगा कि एज कमेंटेटर आप पहली खातून हैं, तो ख़वातीन के लिए इस कमेंट्री का जो मैदान है उसमें कितना स्कोप है? अगर जो ख़वातीन आना चाहती हैं, कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब प्रोफेशनली इस फील्ड को किसी ने नहीं लिया था। पार्ट टाइम एक दो थे लोग जो कर रहे थे, जो विमेन कमेंटेटर्स थे, लेकिन प्रोफेशनली किसी ने नहीं लिया था। मैंने क्योंकि एक प्रॉपर क्रिकेटर भी रही हूँ, फिर मैंने प्रॉपर कमेंट्री का कोर्स किया, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है कि आपने माइक उठाया और आप कमेंट्री स्टार्ट कर दें, लेकिन इसकी टेक्निक्स काफ़ी होती हैं। प्रॉपर कोर्स करने के बाद जब मैंने इसको परस्यू किया, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्केप्टिकल थे लोग कि पता नहीं कैसे करेंगे, विमेन क्रिकेटर है और ऑब्वियसली एक मेल डोमिनेंट फील्ड ये भी रह चुकी है, लेकिन जब लोग देखते हैं कि इनको कमांड हासिल है तो फिर ऑब्वियसली रिस्पेक्ट भी मिलती है और रिकग्निशन भी मिलती है। अब अगर देखें, मैंने जब स्टार्ट किया 2018 में, उसके बाद अरूज मुमताज़ उन्होंने भी परस्यू किया, सना मीर ने परस्यू किया, तो अब आहिस्ता आहिस्ता फील्ड जो है वो काफ़ी ओपन हो गई है और मेरा ख्याल है कि जो भी इस फील्ड में आना चाहता है इट्स क्वाइट ओपन। बस ये है कि अपने ऊपर काम करें, इस फील्ड को समझें और इसको परस्यू करें।
अच्छा मरीना, क्या मुश्किल प्रोसेस था क्रिकेट ग्राउंड से कमेंट्री बॉक्स में आना, और क्रिकेट को आप मिस करती हैं? एज इन के जैसे आप खेला करती थी, अब आप खेलती नहीं हैं, कमेंट्री करती हैं, उस पर तो मिस करती हैं इसको? बिल्कुल मुश्किल था, आसान नहीं होता जब आपने इतना साल मेहनत की हो, अपने पाकिस्तान को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्रिकेट छोड़ना कभी भी आसान नहीं होता, अभी भी होता है, मुझे काफ़ी मिस करती हूँ मैं। लेकिन मेरा ट्रांजैक्शन काफ़ी स्मूथ रहा और इसके लिए मैं पीसीबी का भी शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह ताला का सबसे पहले कि ट्रांजैक्शन बड़ा स्मूथ रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ। लेकिन ऑब्वियसली एज अ बीइंग अ क्रिकेटर उस चीज़ को फील करना, वो जो एक इंटेंस मोमेंट होता है ऑन द ग्राउंड, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, मैचेस जितवाना, वो एक अलग फीलिंग है। लेकिन ये भी एक कह सकते हैं कि ऑब्वियसली मेरे लिए एक अच्छा ये भी एक्सपीरियंस है, यहाँ पे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और अभी भी जिस तरह मेंस टूर्नामेंट्स भी कर रही हूँ, वुमेन्स इंटरनेशनल्स भी कर रही हूँ, तो वो एक डिफरेंट फीलिंग है। बट डेफिनेटली बीइंग अ प्लेयर, मरीना ये भी बताइएगा कि जो मेन कमेंटेटर्स हैं उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने कैसे वेलकम किया आपको? काफ़ी सपोर्टिव थे ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिकेट खेल चुकी हूँ तो क्रिकेटर्स एक दूसरे को ज़रूर समझते हैं और गेम की नॉलेज मुझे थी, तो इसलिए आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। और फिर एक ही बात है कि थोड़ा सा एक नेचर में भी है मेरा, डिबेट्स वगैरह में करती रही हूँ, शौक भी था, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑब्वियसली इस्टेब्लिश करना डिफ़िकल्ट था क्योंकि इतने रेनाउंड कमेंटेटर्स के साथ जब आप बैठते हैं तो इट्स नेवर इजी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, अब काफ़ी एडवाइजेस भी मिलती हैं और ऑब्वियसली जब आप बड़े लोगों के साथ कमेंट्री करते हो तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, एक्सपीरियंस गेन करते हैं और अब काफ़ी एक अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप हो गया हुआ। अच्छा मरीना, कमेंट्री स्टाइल में आप फॉलो किसको करती हैं? अगर पाकिस्तान की बात की जाए या फिर इंटरनेशनली बात की जाए तो किस स्टाइल को आप फॉलो करती हैं और पसंद आपको कौन सा स्टाइल है? स्टाइल मैं अपना एक खुद बनाना चाहती हूँ। ऑब्वियसली आइडल्स हैं, जैसे मैंने मेल का नाम लिया, वो ऑब्वियसली मेरी मेंटोर भी रह चुकी हैं। रमीज़ राजा को काफ़ी सुना है मैंने, डैनी मॉरिसन पसंद है, मार्क निकलसन पसंद है। लेकिन ऑब्वियसली एक अपना स्टाइल डेवलप करना चाहती हूँ और वो मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो भी गया है, क्योंकि एक रिकग्निशन, एक आवाज़, एक प्रेजेंटेशन इंसान की अपनी होनी चाहिए, तभी आप स्टैंड आउट कर सकते हो। बट ऑब्वियसली जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैं हर एक अच्छे कमेंटेटर से पिक करती हूँ। ठीक है मरीना, ये भी बताइएगा कि आपको 2018 से आप 2021 आ गया, जो शुरुआत का आपका टाइम था जब आपने कमेंट्री स्टार्ट की थी, आपने कहा कि कुछ वक्त आपको मसाइल का सामना भी करना पड़ा। कोई ऐसा वाक़या याद है आपको जब आप कमेंट्री करते करते खामोश हो गई हों या फंस गई हों या किसी मुश्किल में आ गई हों? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ऑब्वियसली टेस्ट मेरे बहुत हुए, लोगों ने टेक्निकली पॉइंट्स काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो पुट ऑन किए थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं स्टक हुई हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गेम का नॉलेज है, बोलने का भी शौक है, तो ऐसा अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ। इवन मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस में भी आई रियली एंजॉयड इट, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी मूव। ऑलराइट। अच्छा मरीना, दोस्तों का और फैमिली का रिएक्शन कैसा था? अब जाहिरी बात है आपके दोस्त और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको क्रिकेट ग्राउंड के अंदर देखते रहे, फिर जब आपने स्विच किया टुवर्ड्स द कमेंट्री बॉक्स तो उनका रिएक्शन इस बात पे कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन थोड़ा सा मेरी नेचर ऐसी कि मैं कम बोलती हूँ, थोड़ी रिजर्व हूँ, तो सबसे पहला सवाल मेरे दोस्तों ने भी ये किया और घर वालों ने भी ये किया कि तुम कम बोलती हो तो तुम कमेंट्री बॉक्स में कैसे बोलोगी। तो उस चीज़ पे मैंने उन्हें कहा कि ऑब्वियसली गेम जो है, क्रिकेट की गेम मेरा पैशन है और मुझे इसका शौक़ है, तो उस पर मुझे कोई इशू नहीं होगा। बट ऑब्वियसली एवरीवन इज़ प्राउड कि मैंने ये फील्ड जो है उसको परस्यू किया और अब जिस तरह लोग आना शुरू हो गए हैं तो ऑब्वियसली खुशी होती है। आगे भी आई वुड से कि जो लोग इसको परस्यू करना चाहते हैं ज़रूर करें। बट आई हैव बीन रियली लकी टू हैव सपोर्टिव पीपल अराउंड मी। ठीक है, मरीना इकबाल हमारे साथ मौजूद थी और जैसा कि ख़वातीन हर मैदान में अपना लोहा मनवा रही हैं, तो कमेंट्री बॉक्स में भी अब ख़वातीन की नुमाइंदगी हमारे पास मौजूद है। मरीना, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आपने हमसे बात की, वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नाजरीन। दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए मुंतखब करदा स्क्वाड पर कप्तान बाबर आजम ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। ज़राए का इस हवाले से बताना है कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने टीम सिलेक्शन में बाबर आजम की तमाम तजावीज़ नजरअंदाज कर दी, जिस पर कप्तान सख्त नाला और बरहम है। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप 19 मार्च से लाहौर में शुरू होगा। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बोल टेलीविजन के रिपोर्टर हैं एजाज हुसैन। बहुत शुक्रिया एजाज, आपके वक्त का। एजाज, मोहम्मद वसीम और बाबर आजम के दरमियान चल क्या रहा है, अंदर की कहानी क्या है? ये
देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट का वतीरा रहा है। अमूमन दोनों में से एक ओहदा, चाहे कप्तान का हो या चीफ सिलेक्टर का हो, वो कमजोर रहता है। सो बाबर आजम के बारे में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बार बार मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा था कि हमने बाबर को बाइख्तियार बनाया है और बाबर को वो तमाम राइट्स हासिल हैं जो कि एक पावरफुल कप्तान को होते हैं, लेकिन अमली तौर पर जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है, ये हकीकत है कि बाबर आजम ने इनसे बकायदा शिकवा किया और ये हकीकत है यहाँ तक कि बाबर ने कॉल करके चीफ सिलेक्टर वसीम को कहा कि जिन प्लेयर्स की सजेशन मैंने आपको दी थी आपने तो उनको सिलेक्ट ही नहीं किया। तो वो आगे से कप्तान को जवाब देते हैं कि बाबर, जो टीम हमने सिलेक्ट की है उसमें आपका कोई किरदार नहीं हो सकता। आपका किरदार तब शुरू होगा जब आप लड़के लेकर टूर पे निकलेंगे और फिर 11 आपने अपनी मर्जी से खिलाने हैं। तो ये हाल है हमारे चीफ सिलेक्टर का। जब आपका कप्तान खुश ही नहीं है, आपका कप्तान आप मॉडर्न दौर का बाबर क्रिकेटर है, मोहम्मद वसीम 90s के क्रिकेटर है, और अगर फिनिशन नहीं होगी तो उसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को होना है। और देखिए, इमाम उल हक की तरफ से तनकीद हो रही है, अभी आप राशिद का सुना रहे थे, वो तनकीद कर रहे थे, साबिक क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, लेकिन पीसीबी इसके ऊपर खामोश है। और ये बात मैं आपको 100% सच बता रहा हूँ कि पीसीबी ने शाह मोहम्मद वसीम जैसा किरदार इसलिए क्रिकेट में सिलेक्शन कमेटी में रखा था ताकि वो एक कमजोर शख्स होना चाहिए। पहले ये ओहदा मिसबा के पास था, चीफ सिलेक्टर, तब पूरे पाकिस्तान को मसला था कि मिसबा कोच भी है, मिसबा चीफ सिलेक्टर भी है, बैटिंग कोच भी है, लेकिन अब जो शख्स आपने चीफ सिलेक्टर रखा है उससे पाकिस्तानी टीम का कप्तान खुश ही नहीं है। बाबर ने कम से कम 3 से 4 ऐसे प्लेयर सजेस्ट किए थे जो चीफ सिलेक्टर ने टीम के अंदर शामिल ही नहीं किए, और ऊपर से वो कप्तान को कह रहे हैं कि इसमें आपका सवाल करना मुझसे बनता ही नहीं है, आप करने वाले 11 प्लेयर्स के जिम्मेदार हो। तो वो फिर वही ठीक है। एजाज, ये बताइएगा कि वो 4 नाम कौन से हैं, कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर दोनों मुत्तफिक ही नहीं है? देखिए, बाबर चाहते थे कि सुहेब मकसूद पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर मौजूद होते। वो चाहते थे कि T20 के अंदर अब्दुल्ला शफीक को मौका मिलता, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने 3 अपने स्क्वाड अनाउंस किए, एक T20, एक वनडे और एक टेस्ट का स्क्वाड है। तो बाबर उनके अंदर शफलिंग चाहते थे बाज खिलाड़ियों की कि मुझे T20 में कौन सा चाहिए, वनडे में कौन सा चाहिए और टेस्ट में कौन सा चाहिए। जिस पर और शर्जील के मामले पे भी वसीम इख्तिलाफात हैं? नहीं है, मैं समझा नहीं आपका सवाल। शर्जील के मामले पे भी वसीम इख्तिलाफात हैं? शर्जील के मामले पर कप्तान बाबर आजम को कोई एतराज नहीं है, अलबत्ता हेड कोच मिसबा उल हक को एतराज है, क्योंकि मिसबा चाहते थे कि वो एक फिटनेस का बेंच मार्क पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सेट किया हुआ है, और उसके ना यो टेस्ट होते हैं। वो यो टेस्ट के अंदर आपका एक वेट मैटर करता है, आपने 15 सेकंड के अंदर कितनी मरतबा गेंद को थ्रो करना होता है, वो एक इंटरनेशनल बेंच मार्क है फिटनेस का, और शर्जील उस इंटरनेशनल फिटनेस मेयार के ऊपर पूरा नहीं उतरते हैं। तो मिसबा तो ये कहना था हमें प्लेयर्स की सिलेक्शन के लिए फिटनेस पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। फिर देखिए, अगर आपने शर्जील को सिलेक्ट किया है तो फिर आप आजम खान को भी तो सिलेक्ट कीजिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, और इस सारे मामले पे अब यकीनन पीसीबी को भी नोटिस लेने की जरूरत है। एजाज वसीम, आपने इस हवाले से वर्ल्ड टेलीविजन से बात की, आपका शुक्रिया। पाक फजाइया के जांबाज MM आलम को हमसे बिछड़े 8 साल बीत गए। 65 की जंग में कौम का सर फखर से बुलंद करने वाले MM आलम ने 1 मिनट से कलील वक्त के अंदर भारत के 5 हंटर जंगी तैयारों को तबाह करके आलमी रिकॉर्ड बनाया। बताएं कि मोहलिक वबा के वार तेज होने लगे हैं। मुसलसल दूसरे रोज अमवात की तादाद 60 से जायद रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से 61 अफराद इंतकाल कर गए। बिल्कुल, NCOC के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 13,717 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में 3,495 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 6,15,810 हो गई। और सियालकोट में भी कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से जारी है। जिले भर में मोहलिक वायरस से बचाव के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए हैं, इस हवाले से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अता गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, अपडेट कीजिएगा।
अरे बिल्कुल, ज़िला सियालकोट के अंदर भी कोरोना वायरस के वार तेज़ी से जारी हैं। यहाँ पर ज़िला सियालकोट के अंदर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 505 तक पहुँच चुकी है, जबकि इससे बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद करवाने का एक जानिब सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटर बना दिए गए हैं। ज़िला सियालकोट की 4 तहसीलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। मैं इस वक्त सियालकोट के अल्लामा इकबाल टीचिंग मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ, चूँकि ये सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर 2 रोज़ से वैक्सीनेशन ना होने के बायस वैक्सीनेशन का सिलसिला बंद है, जबकि यहाँ पर अगर तर्जुमान का ये कहना है कि तकरीबन 1500 के करीब लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन चूँकि अभी तक वैक्सीनेशन हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड नहीं की जा रही, इसलिए यहाँ पर 2 रोज़ से सिलसिला बंद है वैक्सीनेशन का। जबकि अगर दूसरी जानिब हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से बात कर ली जाए तो बाज़ारों और दुकानों को शाम 6 बजे तक सख्ती से बंद करवाने का सिलसिला भी जारी है, जबकि ज़िला सियालकोट के लोगों को इस मुहलिक वायरस से बचाने के लिए पूरे ज़िला के अंदर 6 मकामात ऐसे हैं जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन भी कर दिया गया है। सियालकोट की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और कोरोना के खिलाफ जंग, चीन से मजीद 5 लाख वैक्सीन की खेप इस्लामाबाद पहुंच गई है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वैक्सीन वसूल की। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान बहुत जल्द चीन से कैंसाइनो बायो वैक्सीन खरीदेगा। बातचीत अपनी मराहिल में पहुंच गई है। इससे पहले भी चाइना पाकिस्तान को 10 लाख वैक्सीन बतौर अतिया फराहम कर चुका है। कोरोना के खात्मे का मिशन, हुकूमत आ गई इन एक्शन। कराची की जिला बस्ती में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, न्यू कराची के इलाके शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में हफ्ते और इतवार को तिजारती मराकज़ बंद करने का हुक्म भी आ गया। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनीज ने अवाम पर एटम बॉम्ब गिराने की तैयारी शुरू कर दी है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने 2 सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्तें नेपरा को जमा करवा दी हैं। बिजली सार्फिन पर 91 अरब 36 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। खबर दें कि PDM बनाते हुए कहीं तय नहीं किया गया था कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होंगे या आइटम बॉम्ब की तरह होंगे। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की नफी कर दी है। कहा कि गुज़श्ता रोज 10 में से 9 जमातों की राय थी लॉन्ग मार्च पर इस्तीफे देकर जाएं। जब आधा ऐवान खाली हो जाएगा तो इन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी CEC इजलास के बाद अपना मौक़िफ़ बताएगी। हम PP को साथ रखना चाहते हैं। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशाए बतूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, नौजवानाने जन्नत के सरदार, करबला के काफिले के सालार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। आप 3 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी को मदीनतुल मुनव्वरा में पैदा हुए।